वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन मथरुमा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दी अटैक ऑन सियालकोट। जुल्फ़िकार गौस की एक बहुत ही खूबसूरत नज़म है, बहुत ही खूबसूरत पोएम है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी टेक्स्ट भी आपके सामने रखी जाएगी, उस टेक्स्ट को एक्सप्लेन भी किया जाएगा और इस टेक्स्ट की समरी भी उर्दू के अंदर आपके सामने पेश की जाएगी और साथ ही साथ क्रिटिकली भी इस पोएम को देखा जाएगा। ये पोएम आपको हर हवाले से पेश करने की कोशिश की जाएगी इस आज की वीडियो में। अगर आप न्यू कमर हैं या आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले अगर हम इस पोएम को देखें तो इस पोएम की क्रिटिकल एप्रिसिएशन या क्रिटिकली अगर हम इस पोएम को देखें तो ये जो पोएम है ये बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है। बेसिकली जो जुल्फ़िकार गौस है, जो कि इसका राइटर है, वो बेसिकली खुद मज़हब को बिलीव नहीं करता था। वो एक सेकुलर इंसान था, पाकिस्तानी निज़ाद था, अमेरिका में सेटल था। तो उसकी जो ज़्यादातर मोस्टली पोएट्री है उसके अंदर आप देखें तो सेकुलरिज़म जो है वो बड़ा वाज़ेह दिखाई देता है। तो इस पोएम के अंदर भी उसका सेकुलरिज़म जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपेरेंट है, बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा है कि वो एक सेकुलर इंसान था। वो मज़हब को नहीं मानता था, उसको मज़हब रिलीजन अट्रैक्ट नहीं करता था, बल्कि वो चीज़ों को अपने विजन के मुताबिक और लॉजिकली चीज़ों को देखता था। इस पोएम के अंदर एक जनरेशन गैप दिखाया गया है। जनरेशन गैप बेसिकली उसका राइटर का यानी जुल्फ़िकार गौस का अपने फादर के साथ, अपने ग्रैंडफादर के साथ, यानी उसका एक क्लैश है, वो इस पोएम के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पे दिखाया गया है। उसको एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे राइटर जो है वो अपने फादर के साथ अपोज कर रहा है इस पोएम में। तो इस पोएम में सबसे पहले तो जो बात की गई है वो ये कि कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट उसमें कौन सा है? इस्लामिक फंडामेंटलिज़म और सेकुलरिज़म, यानी इस्लामिक फंडामेंटलिज़म पे और सेकुलरिज़म के दरमियान में कन्फ्लिक्ट है। तो इसमें जो फंडामेंटल है वो बेसिकली उनका फादर है, और जो सेकुलर था वो ये पोइट खुद था, यानी ये पोइट भी था, नावलिस्ट भी था और एसेइस्ट भी था। तो ये पोएम जो है ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है और बायोग्राफी क्या होती है ये होप सो कि आपको पता होगा एज ए लिटरेरी स्टूडेंट। अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बायोग्राफी एक ऐसी पोएम होती है जिसमें आप किसी भी दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में लिखते हैं, उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, बताते हैं कि उसने लाइफ कैसे गुजारी, कहाँ पे पैदा हुआ, कहाँ पे गया, या उसकी ज़िंदगी के बारे में। उसको हम कहते हैं बायोग्राफी, यानी लाइफ हिस्ट्री को। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। यानी अगर इंसान खुद अपने बारे में लिख रहा है तो ऑटोबायोग्राफी है, और कोई दूसरा उसके बारे में लिख रहा है तो उसको हम कहते हैं वो बायोग्राफी है। तो इसमें जनरेशन गैप की बात की गई है। जनरेशन गैप में यानी राइटर जो है वो, जो कि एक सेकुलर था, उसका क्लैश आ रहा है किसके साथ? उसके ग्रैंडफादर के साथ। उसका जो ग्रैंडफादर है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का रिलीजियस पर्सन था, रिलीजन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता था, बहुत स्ट्रिक्टली मानता था और वेरी कंजर्वेटिव था। लेकिन राइटर जो है वो एक मॉडर्न इंसान था, पढ़ा लिखा था, एजुकेटेड था और सेकुलर था, सबसे बढ़कर सेकुलर, कि वो मज़हब को नहीं मानता था। हर पढ़ा लिखा बंदा सेकुलर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो राइटर है वो सेकुलर था और फादर जो है वो कंजर्वेटिव था। यानी यहाँ पे दोनों चीज़ें एक्सट्रीम पे थीं, दोनों साइड्स पे एक्सट्रीम पे थीं। म्याना रवि नहीं थी, दरमियाना राह नहीं था। तो वो बेसिकली जो है वो अपने ग्रैंडफादर के बहुत ही सख्त खिलाफ है कि वो क्यों मज़हब को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। बेसिकली वो लॉजिकली बात करता है। वो कहता है कि जो मज़हब है वो सिर्फ़ और सिर्फ अंधाधुंध तकलीद का नाम नहीं है, उसको अंधाधुंध मानने का नाम नहीं है, बल्कि मज़हब का मतलब ये है कि आप मज़हब की जो स्पिरिट है, मज़हब में जो बात की गई है उसके ऊपर बात की जाए, उसको सामने रख कर बात की जाए। वो कहता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं
वो क्या करते हैं कि वो मज़हब को उस तरीके से, उस एंगल से फॉलो नहीं करते जिस एंगल से उसको फॉलो करने का हुक्म दिया गया है। यानी अगर कुरान पाक को भी पढ़ना है तो उसको अंडरस्टैंड करके पढ़ा जाए, ना कि उसको जस्ट सवाब की नीयत से पढ़ा जाए या बहुत सी चीज़ों को एज अ रिचुअल लिया जाए, बल्कि वो कहता है कि मज़हब को बाकायदा अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ा जाए और इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए कि उसकी इंसान को समझ भी आ रही हो कि वो पढ़ क्या रहा है और उसका बेनिफिट क्या है। वो जस्ट अगर नमाज भी पढ़ रहा है तो नमाज में जो हुक्म दिया गया है, नमाज में जिन बातों को रिपीट किया जा रहा है, जिन बातों को दोहराया जा रहा होता है, उनके ऊपर अमल भी किया जाए। जस्ट नमाज ये ना हो कि आप जस्ट जो है वो सजदे कर दें, रुकू कर दें तो आपका काम जो है वो कंप्लीट हो गया। यानी इसकी दूसरी साइड पे बल्कि अल्लाह ताला ने जिन कामों का हुक्म दिया है उन कामों को किया जाए और जिन कामों से मना फरमाया है उनसे मना हुआ जाए। वो कहता है कि इसका नाम है रिलीजन, यानी रिलीजन की जो एक्चुअल स्पिरिट है उसको माना जाए। लेकिन वो ये कहता है कि ये जो मेरे ग्रैंडफादर्स हैं या इवन के वो ये जनरली सब कोई कहता है कि ये जो सारे लोग हैं वो नॉर्मली तौर पे मज़हब को एज़ इट इज़ जैसा कि फ़ॉलो करना चाहिए वैसा फ़ॉलो नहीं करते, अंडरस्टैंडिंग के साथ फ़ॉलो नहीं करते, बल्कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग जस्ट उसको एज ए रिचुअल लेते हैं। तो ये बड़ी तनकीद की है उसने रिलीजियस पीपल पे, रिलीजियस को फॉलो करने वाले लोगों पे, कि वो मज़हब को अंडरस्टैंड करें, उनकी असल स्पिरिट को अंडरस्टैंड करें और फिर उसकी बात करें। वो सिर्फ जो है वो जस्ट बातों की हद तक करते हैं। तो इसका अगर आप ये फर्स्ट पैराग्राफ जो इसका है इसको अगर आप देखें फर्स्ट पैसेज में, ग्रैंडफादर 89 हिज पिलग्रिमेज टू मक्का ओवर स्टिल लिव्स देयर एट पीस विद हिज मुस्लिम कॉन्शियंस। At our last meeting, he sat in the courtyard of a mosque, still as an idol, while I stood outside garage as a poster against the whitewashed wall in my mohair suit and corduroy hat, advertising on patient secularism। इस पैराग्राफ को अगर आप देखें तो आपको बड़ा अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि इसमें वो अपने ग्रैंडफादर को डिपिक्ट कर रहा है। यानी पहली बात तो ये है कि इसमें वो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट जो है वो बड़ा वाज़ेह दिखाई दे रहा है कि वो अपने का भी उसने खुद का जिक्र किया। आई स्टूड, इसका मतलब है जो पोइट है, जो राइटर है, उसने खुद को इसके अंदर इंक्लूड किया बाकायदा और अपने साथ ग्रैंडफादर का जिक्र किया है। इसका मतलब ऑटोबायोग्राफिकल जो एलिमेंट है सबसे पहले तो वो बहुत वाज़ेह है। उसके बाद वो कहता है कि उसका जो फादर है, ग्रैंडफादर है, वो 80 का है, यानी 80 ईयर्स ओल्ड है। उसने वहाँ से मक्का में हज भी किया। वो कहता है कि वो बेसिकली अब भी सारे मुसलमानों की तरह तकरीबन वहाँ पे ही रह रहा है। वहाँ पे रह रहा है क्या मतलब है कि वो वहाँ पे जो चीज़ें देख रहा है, वहाँ पे जो देख रहा है उनको ही माइंड में सोच रहा है, उनके ऊपर ही अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहा है। तो वो एक अपना तज़किरा करता है कि एक दिन उसका जो फादर है, ग्रैंडफादर है, वो वहाँ पे मॉस्क के अंदर बैठा हुआ था, स्टिल बैठा हुआ था और साथ अपना जिक्र करता है कि मैं मस्जिद में नहीं था बल्कि मस्जिद के बाहर था और मैं सेकुलरिज़म को प्रीच कर रहा था। यानी ये दो कंट्रास्ट चीज़ें आप देखें कि उसका जो फादर है वो इंतहाई रिलीजियस पर्सन है और ये जो है वो सेकुलर पर्सन है और अपनी उस एक एक्सपीरियंस को या अपनी एक किसी एक मीटिंग का जो है वो इस फर्स्ट में जिक्र कर रहा है। तो ये बेसिकली ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट जो है वो आपको बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अगर आप अगले पैराग्राफ को इसमें देखें, गन फायर्स मिल्ड सियालकोट किल टू फायर पाकिस्तान्स अर्थन पावर्ड फेथ। I listened to the news hour after hour the whole month and saw maps in newspapers and arrow pointed at Sialkot. Grandfather's breastplate of Islam had become fragile as China in the introducing heresy of tanks. I see that arrow still aimed at grandfather. इसके अंदर भी वो अपना और ग्रैंडफादर की एक जो अप्रोच है उसका जिक्र कर रहा है। वो कहता है कि मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर्स को देखता था, हर घंटे बाद घंटे न्यूज़पेपर सुनता था, न्यूज़पेपर से न्यूज़ पढ़ता था और न्यूज़ सुनता था कि चीज़ों को देख रहा था कैसे चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं, कैसे दुनिया के नक्शे पर मैप में जो सियालकोट है उसी की अपोजिशन है, कैसे सियालकोट की तरफ एरो का रुख है।
तो कहता है जो लेकिन जो ग्रैंडफादर से है वो क्या है, वो खुश है। कहता है वो जैसे इसमें वो यही कहना चाह रहा है कि नार्मी जैसे मुसलमान खुश होते हैं कि जंग होगी और हम उसमें लड़ेंगे और हम इंशाल्लाह जीतेंगे, फ़तह हमारी होगी। तो इस चीज़ों को वो बेसिकली ये जो एक स्पिरिट है, मुसलमानों की स्पिरिट है, इसको भी वो यहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर रहा है। और साथ ही साथ उसका कहने का मकसद ये भी है कि ये जो मेरे दादा थे यानी ग्रैंडफादर्स थे, वो चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं देख रहे थे, वो चीज़ों को लॉजिकली नहीं देख रहे थे, बल्कि वो जस्ट स्पिरिट के साथ, बस जज्बे के साथ ही कर रहे थे। वो न्यूज़ नहीं सुनते थे, सिचुएशन उनके सामने नहीं होती थी, बस स्पिरिट, जज्बा और दुआ, इन चीज़ों के ऊपर ही कायम था। यानी उसने उनके जो ग्रैंडफादर थे उनको ऊपर बड़ी जो है वो कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। नेक्स्ट पैराग्राफ को अगर हम देखें इसमें नेक्स्ट पैसेज में, इट वॉज अ मैसी a child spreading plates of our town during my first 7 years. I pulled at grandfather's beard and dragged down his turban when he carried me to school. He turned 5 times a day to Makkah, bowed low in prayer, and at night swung me round the bed so that my feet did not insult the holy direction, the one truth he knew. इसमें भी वो अपना ही एक्सपीरियंस बयान कर रहा है, अपनी जो चाइल्डहुड मेमोरी है उसको शेयर कर रहा है, नॉस्टैल्जिया, अपनी चाइल्डहुड मेमोरी का जिक्र कर रहा है इसके अंदर। वो कहता है कि जब मैं 7 साल तक की उम्र में, वो कहता है कि मैं बड़ा मैसी चाइल्ड था। तो कहते हैं पूरे टाउन को, जैसे वो कहते हैं ना कि बच्चे ने नथ डाली हुई थी, तो ये बड़ा शरारती किस्म का और मैसी टाइप कहता बच्चा था। उसमें भी अपने ग्रैंडफादर का जिक्र करता है कि जब वो मुझे लेकर स्कूल जाया करते थे तो मैं इवन के उनकी जो पगड़ी होती थी उसको भी गिरा देता था, और उनकी जो बियर्ड थी, उनकी जो दाढ़ी थी, उसको भी पकड़ के खींचता था। यानी जैसे कि बच्चे नॉर्मल तौर पर करते हैं कि ज़िद में आके कि मैंने ये काम नहीं करना, तो आप अगर ज़बरदस्ती वो करते हैं तो वो फिर क्या करते हैं, आपके साथ ज़िद करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह ये भी उनकी टर्बन, पगड़ी को भी गिरा दिया करता था और उनकी बियर्ड, दाढ़ी को भी खींचा करता था, यानी बड़ा ज़िद्दी किस्म का था। और साथ ही साथ बताता है कि मेरे जो फादर थे यानी ग्रैंडफादर थे, वो दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते थे, और उस नमाज में यानी झुकते थे, वो प्रॉपर नमाज की तरफ इशारा कर रहा है। और साथ ही साथ एक तनकीद भी कर रहा है, कहता है कि वो हमेशा इस बात का बड़ा सख्ती के साथ ख्याल रखते थे कि कहीं इवन के सोते हुए भी जो फीट हैं वो मक्का की तरफ ना हो जाएं। तो वो कहता है कि जब मुझे रात को सोते हुए भी इवन के वो घुमा दिया करते थे, मेरी डायरेक्शन चेंज कर दिया करते थे कि कहीं मेरी डायरेक्शन जो है या मेरी जो पाँव है वो मक्का की तरफ ना हो जाए और मक्का की इससे इंसल्ट होगी, इससे बेअदबी होगी। तो बेसिकली ये भी वो उस अपने दादा के ऊपर तनकीद कर रहा है, बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहा है। कहता है कि उनको सिर्फ इस चीज़ का ही पता था कि मक्का की तरफ अगर पाँव करेंगे तो इंसल्ट होगी, बेअदबी होगी। तो इसमें भी उसका कहने का मकसद यही है कि वो प्रैक्टिकल नहीं थे, यानी प्रैक्टिकलिटी की तरफ नहीं थे कि मक्का की तरफ मैसेज क्या आया, ऑर्डर क्या आया, उनको फॉलो नहीं करते थे, बल्कि जस्ट इस बात पे ही खुश रहते थे कि मेरी जो टांगें हैं, मेरी जो लेग्स हैं, फीट हैं, वो मक्का की तरफ ना हों, बस इसको ही वो अदब समझते थे। यानी इसमें भी वो ये कहना चाह रहा है कि वो प्रैक्टिकल नहीं थे बल्कि थ्योरेटिकल थे। तो मुसलमानों में अगर आप लोग देखें तो इसको बड़ा मायूब समझा जाता है कि आप मक्का की तरफ पाँव करें, तो इसको भी उसने क्रिटिसाइज़ किया है, तनकीद का निशाना बनाया है इस पैसेज में भी। नेक्स्ट में कहता है, फ्राम ईस्ट एंड साउथ ईस्ट द टैंक्स, फ्राम द एयर द जेट्स कन्वर्ज्ड ऑल मंथ ऑन सियालकोट इन अ मैसिव पिलग्रिमेज bloodier than the sacrifice of goats at the end of Ramadan. Grandfather, the landmarks are falling. Which way will you turn now? Islam, Islam, that's all you cared for. Stubborn as a child, while I had gone westward, begun to eat pork. इसमें भी अपनी मेमोरीज़ को, अपने उसी एक्सपीरियंस को ग्रैंडफादर के साथ अपने डायलॉग्स को दिखाता है, बताता है। कहता है कि जैसे कि जो टैंक्स थे वो सारे के सारे सियालकोट की तरफ आ रहे थे, यानी सियालकोट के ऊपर हमला करने की तरफ आ रहे थे, और वहाँ पे इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा था, इतना ज़्यादा शोर शराबा था, इतना ज़्यादा खून खराबा था।
वो कहता है इतना ज़्यादा ब्लड था, इतना ज़्यादा खून खराबा था, जैसे कि रमज़ान के आखिर पर लोग जो हैं वो बकरियों को सेक्रीफाइस किया करते हैं। यहाँ पे उसका बेसिकली जो कहने का मकसद है वो भी उसको क्रिटिसाइज़ करना है, जो मुसलमान कुर्बानी करते हैं उस पे, जो जानवरों को ज़िबा करते हैं, तो यहाँ पे भी बेसिकली वो उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहता है। तो वो कहता है कि यानी जब उसने एग्जाम्पल ही उतनी दी है कि इतना ज़्यादा ब्लड था कि जितना कि रमज़ान के आखिर पर गोट्स का होता है, जैसे उनको सेक्रीफाइस किया जाता है, यानी उस पॉइंट को, उस इंसिडेंट को, उस एक रिचुअल को भी वो बेसिकली क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और उसके आगे दोबारा क्रिटिसाइज़ करता है अपने ग्रैंडफादर को। वो कहता है कि आप हर मामले में इस्लाम 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 करते रहें और आप इस मामले में इतने ज़्यादा ज़िद्दी थे, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, इतने ज़्यादा सख्त थे, जितना कि एक पूरा चाइल्ड होता है, यानी जिससे एक बच्चा ज़िद्दी होता है, बच्चा स्ट्रिक्ट होता है, सख्त होता है, इतने ही आप भी थे। लेकिन वो कहता है उसका फ़ायदा क्या हुआ कि आपके घर में ही रहता हुआ मैं वेस्टवर्ड की तरफ से लगे हूँ। आई हैड गॉन टू वेस्टवर्ड, यानी वो कहता है कि मैं तो वेस्ट को फॉलो करने लग गया हूँ, मैं तो मज़हब को नहीं फॉलो कर रहा, मैं तो सेकुलर हो गया हूँ। तो आपका वो स्ट्रिक्ट रहने का, आपका वो इतना मज़हब के साथ कमिटेड रहने का वो बेनिफिट क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ, जब आपके घर में ही एक बच्चा वो उस चीज़ को उस एंगल से फॉलो नहीं कर रहा है जिस एंगल से आप कर रहे थे, तो वो आपका फ़ायदा जो है वो कहता क्या हुआ। यानी इसमें भी वो तनकीद कर रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है बेसिकली कि मुसलमान जो हैं वो इतना ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनके आगे बच्चे, वो जो न्यू जनरेशन है, वो उनको देखकर उनसे इम्प्रेस नहीं हो रही, बल्कि उनको रिजेक्ट कर रही है और वो वेस्ट की तरफ जा रही है। वेस्ट को वो चार्मिंग कंसिडर कर रही है, वेस्ट जो है वो उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इस यहाँ पे भी वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन्स को अगर हम देखें, ग्रैंडफादर इफ़ द ओल्ड हाउस फॉल्स, इफ़ यू डाई where you built and Sialkot collapses, I shall have no Makkah to turn to. Who admire cathedrals for their architecture? Religion is irrelevant to grief. You will not agree, nor will Pakistan. Finding in this war the old Islamic pride rise like a congregation in a मॉस्क। तो इसमें बेसिकली दोबारा वो क्रिटिसाइज़ करना चाह रहा है। वो कहता है जैसे पुराने घर जो हैं वो गिर जाएंगे, पूरा का पूरा सियालकोट जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, सारी चीज़ें जो हैं वो तबाह हो जाएंगी। तो कहता है मेरे पास तो कोई भी चीज़ नहीं है कि जिसकी तरफ मैं इशारा टर्न हो जाऊंगा, चला जाऊंगा, मूव कर जाऊंगा। और कौन फिर इन चीज़ों को करेगा, उसको एडमायर करेगा, कौन इन सारी चीज़ों की, आर्किटेक्चर वगैरह की कौन जो है वो तारीफ़ करेगा। वो कहते हैं रिलीजन जो है वो ग्रीफ के साथ उसका कोई लिंक नहीं, वो इर्रेलेवेंट है। कहता मुझे पता है कि आप इस बात पे मुत्तफिक नहीं होंगे, कहता और ना ही कोई दूसरा पाकिस्तानी जो है वो इस बात पर मुत्तफिक होगा। तो यहाँ पे भी वो यही कहना चाह रहा है कि अगर दादा जो हैं वो किसी बात पर मुत्तफिक नहीं होते तो पूरा पाकिस्तान नहीं होगा। मीन टू से कि वो कहता है कि सारे मुसलमान जो हैं वो आलमोस्ट एक ही किस्म के हैं, तो वो चीज़ों को जो है वो लॉजिकली नहीं देखते, वो चीज़ों को एज़ इट इज़ नहीं देखते, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इमोशंस के साथ चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पे भी इसके अंदर भी उसने यानी लास्ट पे भी एक क्रिटिसाइज़ किया है, तनकीद की है। अगर हम इसको ओवरऑल पूरे को सारे को देखें तो यहाँ पे हमें हर लाइन में क्रिटिसिज्म नज़र आता है, जो कि उसका क्रिटिसिज्म मुसलमानों के ऊपर है, इस्लाम के ऊपर है और सबसे बढ़कर अपने ग्रैंडफादर के ऊपर है। तो उसका ग्रैंडफादर जो है वो जस्ट एक ग्रैंडफादर नहीं है, बल्कि वो यहाँ पे इस पोएम के अंदर पूरी जो मुस्लिम कम्युनिटी है या पूरा जो एक पाकिस्तान है उन सब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ये पोएम जो पूरी है वो एक सेकुलर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है कि एक सेकुलर पर्सन जो है वो इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में कैसा सोचता है और वो कैसी एक्सपेक्टेशन करता है कि किन हालात में मुसलमान जो हैं या पाकिस्तानी जो हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये तो थी जुल्फ़कार गौस की पोएम, उसके ऊपर ये सादा सी चीज़ें आपके सामने कोशिश की है मैंने। होप सो आपको समझ आ गई। अगर आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हुई तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जाके क्लियर कर सकते हैं और कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं।